हेलो दोस्तों, अंकित क्लासेस 23 में आप सभी का स्वागत है। और अब हम लोग आए हैं, पूरा स्टाफ ऑफ पेपर के समय आपका सहयोग करेगा। और पहला वीडियो में लेकर आया हूं कि फिजिक्स के वाइवा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको कैसे उत्तर देना है, किस तरह से एग्जामिनर आते हैं और किस प्रकार से आपको वाइवा अटेंड करना है कि जिससे आपका एब्सेंटी भी ना चढ़े और नंबर भी अच्छा मिले। ठीक है, चलिए हम उसी पर चर्चा करेंगे दोस्तों। बात करेंगे कि कैसे आप प्लस नंबर पाए, 30 में 30 आपको नंबर कंप्लीट मिले। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, किसी भी वाइवा में जाने से पहले, ठीक है, आप हमेशा सोचें कि ड्रेस में रहें। पहली पहली कमी क्या होती है कि आप ड्रेस में नहीं रहते, तो पहली चीज सुधारिए कि आप ड्रेस में रहिए। दूसरी चीजें ये है कि आप ज्यादा रंगीन कपड़े को ना पहन कर जाए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे कपड़े पर बताया जा रहा है, तो ऐसे कोई बात नहीं है। वाइवा में सबसे पहली चीज आपके पहनावे को देखी जाती है। तो सबसे पहला टारगेट, आप ड्रेस में रहेंगे। दूसरा, आपको रहना चाहिए कोई भी चीज अगर आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं तो स्वाभाविकता डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक शांत स्वभाव से आप जाएंगे और वहाँ खड़े होकर के आप अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे। और किस प्रकार से देंगे, जैसे एग्जामिनर आए, एग्जामिनर चेयर पे बैठे हुए हैं, तो कभी उनके सिर के पीछे नहीं जाना है आपको बैठने कि पीछे जाकर खड़े हो जाए, ये गलत बात है। आपको आगे खड़े होने हैं। ठीक है, और जो भी उत्तर देना है, आपको आता है तो बताइए और नहीं आता है तो बता दीजिए कि सर मुझसे कोई और क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है, कभी उनसे जवाब नहीं लड़ाना है। दूसरी चीज, और उनके सामने सिर्फ तान के नहीं, खुद ऐसे करके भी नहीं खड़े होना। मीडियम में जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं, से हाथ ऐसे करके, या नहीं कि हाथ ऐसे करके या हाथ ऐसे करके या ऐसे ऐसे करके, ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे होकर के शांत स्वभाव होकर के आप, ये सर जो आता है बताइए, नहीं आता है सर कह दीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है, तो आपका नंबर प्लस पॉइंट यहीं से हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ज्यादातर कई बच्चों का वाइवा लेना होता है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, हो सकता है कभी आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है आपसे कई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ये तो डिपेंड करता है टाइम पर। ठीक है, तो पहली टॉपिक आपका, पहले कि आप किस तरीके से वहां जा रहे हैं, किस तरीके से खड़े हैं, किस तरीके से व्यवहार है आपका, पहले वो आपका इफेक्ट डालता है। ठीक है, यदि आपका वो चीज सही है, ठीक, तो आप समझिएगा कि आप प्लस पॉइंट में हैं। और दूसरी चीज, आप फाइल जो बनाए हुए हैं वो लेकर जाएंगे, चार्ट पेपर अवश्य बनाएंगे, चार्ट पेपर आपका प्लस पॉइंट करेगा। ठीक है ना, चार्ट पेपर में कोई एक चीज बना लीजिए। मैं वही बना के वीडियो लाया हूं कि किस किस प्रकार से चार्ट पेपर में बनाया जाता है। नहीं तो आप परेशान होते हैं, मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, टीचरों से पूछते हैं, वो भी परेशान होते हैं। तो इसे ठीक है, मैं आपको डाउट पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको एक फाइल ले जानी है जो आप बना रहे हैं। दूसरी चीज, चार्ट पेपर जो आप खरीद के लाएंगे उसमें बनाएंगे। ठीक है, और बोर्ड की जो कॉपी है वो आपको लिखवाई जाएगी पेपर में। ठीक है ना, बोर्ड में एग्जाम के पहले वो आपके स्कूल के अध्यापक लोग लिखवाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या है, पहला फाइल बनाना है, दूसरा चार्ट पेपर में बनाना है। ठीक है, इसको लेकर, और जो कॉपी रहेगी जो आप लिखेंगे बोर्ड की कॉपी, वो लेकर तीनों पहुंचेंगे। जैसे पहुंचेंगे एग्जामिनर के सामने तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। अब आप प्रश्न स्वाभाविकता से दीजिएगा, अपने इच्छा अनुसार जो आपको आएगा वो बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन का वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग वाइवा देंगे तो आपका हमेशा प्लस पॉइंट रहेगा। चलिए हम बात करेंगे कि कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं लेकर आया हूं, बेसिकली आपको सबसे पहले आप किसका वाइवा देने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स देने जा रहे हैं, तो फिजिक्स की सबसे पहली चीज की स्पेलिंग क्या होती है। मतलब पहुंच जाते हैं वाइवा में, स्पेलिंग नहीं पता तो लास्ट में क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, अच्छा इस भौतिक विज्ञान की डिफिनीशन ही बता दीजिए क्या है, या आपसे पूछ लिया जाएगा भौतिक विज्ञान की, अच्छा इंग्लिश में नाम बता दीजिए क्या है। तो इस टाइप के कई प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। तो सबसे बेसिक पॉइंट है कि फिजिक्स की स्पेलिंग आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो फिजिक्स की स्पेलिंग होती है PHYSICS। ठीक है, फिजिक्स। और फिजिक्स का हिंदी में नाम है भौतिक विज्ञान। ये किसके अंतर्गत है, किस श्रेणी के अंतर्गत आता है,
तो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये नेचुरल साइंस के अंतर्गत, क्योंकि पहले प्राकृतिक विज्ञान बोले जाते थे, आज प्रेजेंट टाइम में भौतिक विज्ञान बोले जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि पहले गॉड गिफ्टेड थे, अभी कुछ अध्ययन उन्हीं का हम लोग करते हैं। ठीक है ना, तो अगर इनके जनक पूछे जाए आपसे तो आप मॉडर्न समय में अल्बर्ट आइंस्टीन को बताएंगे। क्लियर, जबकि हाँ सर आइजैक न्यूटन भी है, गैलीलियो जी है, लेकिन आप लोग जो श्रेय देंगे वो अल्बर्ट आइंस्टीन को देंगे। क्लियर, चलिए हम लोग बात करते हैं कि आपका एक एक टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूं और सब इसी वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। जैसे देखिए, आप पहले चार्ट पेपर खरीद के लाएंगे और किनारे किनारे आप मोल्डिंग कुछ टाइप का बना देंगे, जिससे उधर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, अब आपका चार्ट पेपर यदि इतना बड़ा है तो आप उसमें फिगर भी कुछ इतना बड़ा बनाएंगे। ये नहीं कि चार्ट पेपर बहुत बड़ा है फिगर छोटा सा है, ये गलत हो जाएगा। चार्ट पेपर यदि बड़ा है तो फिगर भी बड़ा होना चाहिए। बस आपको पता हो जितना इधर छूटे उतना नीचे छूटे, उतना इधर छूटे उतना इधर छूटे। देखिए कैसे बनाया है, सेम यही प्रोसेस होना चाहिए। ये ऐसा कभी ना हो कि इधर ज्यादा हो इधर कम हो, इधर कम इधर, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो इक्वल। क्लियर, बीचों बीच होना चाहिए, थोड़ा सा लार्ज हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसी टाइप का जैसे मैं लिखा हूं बस इस तरीके से लिखेंगे। कोई इसमें परिभाषा और भाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और अपने जो क्लास टीचर हैं आपके कक्षा अध्यापक, उनसे साइन करवा लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सिग्नेचर करवा लीजिए, आपका ये प्रमाणित हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिनर के सामने जाएंगे, सबसे पहले आपसे चार्ट पेपर ही लिया जाएगा। चार्ट पेपर से पहले इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। जो क्वेश्चन बनेंगे तो किस प्रकार से बन सकते हैं, तो मैं कुछ लिख दिया हूं, किस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि आप क्या पढ़कर आए हैं। ठीक, दूसरा इस फिगर के माध्यम से पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, पहले मैं फिगर के माध्यम से आपको समझाता हूं कैसे पूछ सकते हैं। आप लेकर गए चार्ट पेपर, आपसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि ये क्या है, तो आप बोलेंगे व्हीट स्टोन सेतु। आप नीचे लिख भी सकते हैं इसका नाम। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, व्हीट स्टोन सेतु। अब अगला चीज क्वेश्चन ये बनेगा कि ये क्या करता है, तो आप बताएंगे ये जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात नहीं होता है उसी को ज्ञात किया जाता है। तो कहेंगे वो कहां लगाया जाता है, तो आप बताएंगे सी और डी पेंच में निकाल करके इस वायर को अगले तार को लगा के, जिसका प्रतिरोध ज्ञात करना है उसे सी और डी में लगा के कस दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि ये धारामापी क्या है, तो आप कहेंगे धारामापी एक ऐसा यंत्र है जो किसी तार में प्रवाहित होने वाली धारा की संसूचना देता है। मतलब ये बताएगा कि इसमें धारा जा रही है। ठीक है, तो ये कौन बताता है, धारामापी, गैल्वेनोमीटर। क्लियर, धारा को मापता नहीं, केवल धारा की संसूचना देता है। धारा मापता कौन है, आमीटर। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि ये किसके अकॉर्डिंग, मतलब किस सिद्धांत की या किस नियमों का पालन करता है। तो ज्यादातर आप देखेंगे ये जो है इसको हम बंद पास के नियमानुसार लगाते हैं, जो किरचॉफ का दूसरा नियम है। ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा तो किरचॉफ का दूसरा नियम किस संरक्षण पे कार्य करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, अगला चीज, इसमें कितने प्रतिरोध होते हैं, 4 प्रतिरोध, P, Q, R, S। अगला क्वेश्चन, इसमें अगर मैं कुंजी K को ऑन कर दूं तो क्या K2 को ऑन ना करूं तो क्या ये सुग्राहिता बताएगा, तो आप कहेंगे नहीं सर। क्यों, क्योंकि जब तक इसमें सुग्राहिता तब तक नहीं पता चलेगा जब तक इससे गैल्वेनोमीटर से हम चेक नहीं कर लेते। ठीक है, जब इसमें विक्षेप जो है गैल्वेनोमीटर में शून्य की स्थिति पर आ जाएगा, ऐसे इधर या उधर नहीं जाएगा, तो हम उससे कहेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज सुग्राही है। सुग्राही मीन्स सही है, मैं उसको यूज में ला सकता हूं, अब रीडिंग सही मिलेगा। क्लियर, सुग्राहिता का मतलब होता है सही है, अब मैं इस पे प्रैक्टिकली कर सकता हूं। ठीक है, इतना क्लियर। अब अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि आप ये बताइए व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है, तो आप बताएंगे इसका सिद्धांत है P/Q और R/S। मतलब इन दोनों भुजाओं और इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है ये आपस में बराबर है। अगर इन दोनों भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, जो धारा इसमें जा रही है वही धारा इसमें जा रही है, जो मान इसमें है वही मान इसमें है, यदि दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज सुग्राही है, और वही उसका सिद्धांत है।
और सुग्राहिता तभी बताएंगे जब विक्षेप शून्य की स्थिति में हो जाएगी। ठीक है, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो अगला क्वेश्चन आपसे इतना ही क्वेश्चन इसमें से पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, और ये सभी की जो कोटि होनी चाहिए वो समान कोटि की होनी चाहिए। ठीक है, कभी पूछ लेता है धारामापी कब विक्षेप की शून्य विक्षेप की स्थिति में आता है, तो जब सभी प्रतिरोधों के कोटि समान है। ठीक, अब आगे बात करेंगे तो वही मैंने कुछ लिख भी दिया है। सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन बनता है कि आप क्या पढ़कर आए हैं, तो जो आप पढ़कर आते हैं वही टॉपिक बताएंगे, उसी टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन ज्यादातर पूछते हैं। तो पहला टॉपिक यही प्रश्न होता है कि आप क्या पढ़कर आए हैं। ठीक, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो आप शायद ना पढ़े हो, तो इसीलिए एग्जामिनर पहले ही पूछ लेते हैं। तो आप कोशिश करेंगे, डरेंगे नहीं, बिल्कुल जो भी आएगा आपको बताएंगे। और ऐसे क्वेश्चन जैसे आप क्या पढ़कर हैं, जो टॉपिक बताएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। व्हीटस्टोन सेतु क्या करता है, तो व्हीटस्टोन सेतु अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करता है। ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज कब सुग्राही होगा, जब धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाएगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज सुग्राही होगा। ठीक, धारामापी की सुग्राहिता कब अधिकतम होगी, जब धारामापी में इसमें लगे सभी जो कोटि है तरंग, ये जो आपका प्रतिरोध है, इनकी कोटि समान होगी। व्हीटस्टोन में सुग्राहिता किस नियमों द्वारा दिखाई जाती है? व्हीटस्टोन में सुग्राहिता आपका किरचॉफ के दूसरे नियम द्वारा दिखाई जाती है। व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है, तो P/Q बराबर R/S, मतलब ये जो दोनों प्रतिरोध हैं इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, वही उसका सिद्धांत है। ठीक है, तो आप लोग शायद सीख गए होंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे बताना और क्या बताना है। पहला टॉपिक कुछ नहीं है, तो आपको एक चीज याद रहना चाहिए कि कैसे हम चेक कर लेंगे एक टॉपिक आपको खूब अच्छे से तैयार रहे, जिससे आप एग्जामिनर के सामने अपना प्रभाव दर्शा सके। ठीक है, तो आपसे प्रभावित जब खुश हो जाएगा एग्जामिनर तो कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट नंबर मिलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि मीटर सेतु कैसे बनेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आ गया है, जैसे मीटर सेतु क्या है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे मीटर सेतु पे। आप लोग जान गए व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, हम लोग अब बात करेंगे फिर। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज के मैंने बता तो दिया, लेकिन उसकी डिस्कवरी किसने किया था? इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने सन 1842 में किया था। ठीक है, अच्छा ये बताइए मीटर सेतु जो है, ये मीटर सेतु में क्या सिस्टम है, कैसे कार्य करता है, चलिए देखते हैं। हम लोग जानते हैं जैसे कि अज्ञात तार का प्रतिरोध आपका व्हीटस्टोन ब्रिज भी ज्ञात करता था, लेकिन वो छोटे छोटे तारों के लिए संभव है। उसके बाद क्या हुआ कि अगर कहीं तार 1 मीटर लंबा हो गया तो फिर कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए एक यंत्र और बनाया गया जिसका नाम है मीटर सेतु। ये भी वही है, उसी के सिद्धांत पर भी कार्य करता है, लेकिन उस बड़े बड़े तारों की लंबाई को कैसे हम लोग मेजर करें, उसी को करने के लिए मीटर सेतु का यूज किया गया। अभी मीटर सेतु क्या है, व्हीटस्टोन से अच्छा यंत्र है। अब क्या करता है ये, तो मीटर सेतु अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करता है। ठीक, अब ये तार कितना लंबा लेना चाहिए, मैक्सिमम 1 मीटर लंबा। ठीक, 1 मीटर कहिए और चाहे 100 सेंटीमीटर कहिए, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग ये जानते हैं कि एक से यहां से लेकर यहां तक का कितना है, 100 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है 1 मीटर। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि एक यल आकार की धातु की पत्ती लाते, 2 एल आकार की धातु की पत्ती लाते हैं, उसमें 3 होल रहता है। एक होल से हम लोग वायर को कसते हैं जिस तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो इसका नाम दे दीजिए ए और इसका नाम दे दीजिए सी और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए बी। मैंने क्या किया, ए और सी से एक तार को कस दिया और इसको कसने के उपरांत मैंने क्या किया, कसने के बाद इसके दूसरे वाले होल से हमने बैटरी के या सेल के कम वोल्ट लेना है तो सेल, ज्यादा वोल्ट चाहिए तो बैटरी, तो क्योंकि सेलों के संयोजन को ही बैटरी कहते हैं, तो मैंने सेल का प्लस सिरा मतलब धन ध्रुव एक सिरे से और ऋण ध्रुव एक सिरे से जोड़ दी। अब ये धारा नियंत्रक लगा दिया गया, कुंजी लगा दिया। धारा नियंत्रक क्या करेगा, धारा को नियंत्रित करता है, बढ़ाने और घटाने का काम करता है। ठीक, और कुंजी क्या है, सब जानते हैं, ऑन ऑफ स्विच का काम करेगा। ठीक है, अब ये धातु की जो दोनों पत्ती है
इसमें करंट पूरी तरह से फ्लो हो जाएगा। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करेगा, रेजिस्टेंस बॉक्स में कुछ वो प्रतिरोध का काम करता है, कुछ करंट को रोकता है। जैसे पंखे में कैपेसिटर लगा होता है, कंडेंसर, वैसे सेम प्रोसेस में ये रेजिस्टेंस बॉक्स करता है, आरबी। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, प्रतिरोध बॉक्स। ये क्या करता है, लगभग 2 ओम तक का प्रतिरोध को रोक देता है। उसके बाद यहां से आता धारा ऐसे ऐसे जाकर के इसमें चला आता है। और ये जो तार है, इस तार को, ये अज्ञात तार का प्रतिरोध है, जिस तार का प्रतिरोध हम ज्ञात कर रहे हैं, यहीं पर ला करके जोड़ देते हैं। ठीक है, और लाने के बाद यहां से लाएंगे और इस प्रकार होल में जोड़ करके इस होल से लाकर बैटरी के या सेल के ऋण ध्रुव को जोड़ देते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इसमें क्या देखा, बीच वाले से एक धारामापी और उसके ऊपर एक संट लगा करके इसको विसर्पी कुंजी को इस तार के ऊपर रख देते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब ये हम लोग कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले आप ये जाने कि ये तार किसका है। तो ये जो तार होता है, ये कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन या यूरेका का आप बोल सकते हैं। ये तार किसका है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार होता है। ठीक है, जो 1 मीटर लंबा तार होता है। ये दोनों तरफ से कस करके पेंच से कस दिया जाता है। लकड़ी का एक कार्डबोर्ड होता है, उसी लकड़ी वाले में इसको कसा रहता है। ये मत सोचिए ऐसे टिका है, हवा में नहीं टिकेगा, लकड़ी में पेंच लगा लगा के कस दिया गया है। ठीक है, और इस लकड़ी के फॉर्म पर इसको सेटअप किया गया है। उसके बाद इसमें देखा गया कि जब एक ये कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन के तार में ये देखा गया कहीं मोटा पतला तो नहीं है, तार की मोटाई सभी जगह समान होनी चाहिए, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सभी जगह इक्वल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं मोटा हो कहीं पतला हो, तो उससे आप सही प्रतिरोध नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, अब किया ये गया कि इस धारा मापी के ऊपर एक संट लगा दिया गया, जिससे सुग्राहिता आसानी से पता चल जाए। यदि संट नहीं लगाया जाएगा तो काफी देरी तक इस विसर्पी कुंजी को आगे पीछे खिसकाना पड़ेगा, और अगर आप इसको रगड़ कर खिसका देंगे तो तार की कहीं मोटाई ज्यादा और कहीं कम हो जाएगी। तो सावधानियां में ये चीज बताई जाती है प्रिकॉशंस में कि इसको रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। आराम से विसर्पी कुंजी को उठाइए और ले जाइए, पहले ए पर टच कराइए। तो देखिए धारामापी में जो सुई है क्या इस तरह विक्षेप कर गई, फिर इसको उठाइए, आराम से ले जा करके दूसरे सिरे पर टच कराइए। देखिए क्या आपका ये जो विक्षेप है क्या उस तरफ हो रहा है। यदि इधर लाने पे इधर, उधर ले जाने पे उधर हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये सेटअप सही है। और फिर इसको उठाइए, आराम से आगे पीछे खिसकाइए। जहां पर ये विक्षेप शून्य हो जाएगा वहां पर आप उसे रोक दीजिए, और वहां पर आप रोक करके इतनी दूरी मेजरमेंट कर लीजिए। इस पे लिखा रहता है, उस पैमाने में देख लीजिए कहां पर ये रुका और कितना है, तो वो एल का मान मिल जाएगा। और ये पूरा 1 मीटर लंबा तार है। अब जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, तो 100 में से, मतलब सेंटीमीटर में यदि चाहिए तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 में से इतना आप घटा लीजिएगा, इतने में से इतना घटा लेंगे तो ये वाला पा जाएंगे 100 माइनस यल। तो आप क्या करेंगे, P/Q बराबर R/S पे लगाकर आसानी से निकाल सकते। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे देखिए, जैसे P/Q है और बराबर में क्या होता है R/S। अब P के दर पे आपको क्या मिलेगा, P के दर पे कहेंगे आपको यल मिला तो यल लिखेंगे, R के दर पे और Q के दर पे क्या मिला 100 माइनस यल मिला, 100 माइनस यल लिखेंगे। अब R के दर पे क्या मिला, R के दर पे आपको पता चला क्या मिला, R है फिर यस है। इसी प्रकार से R और यस, अब यस को रोकेंगे तो R का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यस बराबर हो जाएगा 100 माइनस यल बटे यल और इंटू भी क्या हो जाएगा। इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तार की लंबाई पता है तो हम लोग को प्रतिरोध पता है कितने ओम का यहाँ पर एकत्र हो रहा, तो हम निकाल सकते हैं इस तार का प्रतिरोध। ठीक है, इस तार में एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए, पहली बात तो करंट बहुत ज्यादा नहीं देनी चाहिए। यदि आप बहुत ज्यादा करंट देंगे तो भी ये हीट हो जाएगा, और जब तार गर्म हो जाएगा तो प्रतिरोध सही नहीं बताएगा। दूसरी चीज, तार पर विसर्पी कुंजी को रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। यदि रगड़ कर चलाएंगे तब भी
ये विक्षेप कम या ज्यादा हो सकता है, करेक्ट वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, अगली चीज, ये धारा नियंत्रक क्या है? धारा नियंत्रक धारा को नियंत्रित करता है। अगर धारा को हमें ज्यादा चाहिए तो इसको उठाकर विसर्पी कुंजी को आगे लगा देंगे, यदि हमें धारा कम मात्रा में चाहिए तो इसको पीछे कर देंगे, तो धारा कम या ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। कुंजी से हम लोग ऑन ऑफ का कार्य करते हैं और इसमें धारामापी इसके बाद शंट को हटा लेते हैं जब सुग्राही हो जाता है तब। ठीक है, तो आपको समझ में आया सेटअप कैसा है। ठीक है, ये अगर कोई पूछता किसके सिद्धांत पर कार्य करता है तो व्हीट स्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप चार्ट पेपर में इसी प्रकार से बनाएंगे, बीचों बीच लॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, और नामकरण इसी प्रकार से कर देंगे। अब क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, तो आपसे ये कुछ प्रश्न पूछे। पहले पूछा जाए आप क्या पढ़कर आए हैं, पहले आपका तैयार क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एक टॉपिक अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, तो मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, पहला क्वेश्चन, तो व्हीट स्टोन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आरबी क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है? रेजिस्टेंस बॉक्स जैसे पंखे में कंडेंसर होता है वैसे सेम रेजिस्टेंस बॉक्स है जो प्रतिरोध का कार्य करता है, मतलब कुछ धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, अगली चीज, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहाँ जोड़ते हैं, तो यहाँ जोड़ते हैं। इन दोनों पेज को खोल करके यहीं पर उस तार को जोड़ दिया जाता है जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। अगला, प्रेक्षण तार कितना लंबा होना चाहिए, तो मैक्सिमम 1 मीटर होना चाहिए या 100 सेंटीमीटर। यह कब सुग्राही होगा, तो जब विक्षेप शून्य होगा तो यह सुग्राही होगा। धारा नियंत्रक क्या है, तो धारा नियंत्रक धारा को नियंत्रित करता है, कम या ज्यादा करने का कार्य करता है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि निलंबित कुंडली धारामापी का कैसे आप चार्ट पेपर में बनाएंगे। तो निलंबित कुंडली धारामापी ऐसे ही चार्ट पेपर में आपको बनाना है। यदि आपको निलंबित कुंडली धारामापी दिया गया है तो आप इस प्रकार से बनाएं। ठीक है, अब इसमें सेटअप में करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या चाहिए, एक वायर लाना चाहिए। ठीक है, उस वायर को पहले एक पेंच से लगाकर कस देना चाहिए। उसके बाद उस तार को ले जाकर के एक किसी भी दृढ़ पिंड में कई बार उसे लपेट देना चाहिए। तो जब कई बार आप लपेट देंगे तो मरोड़ देंगे, तो मरोड़ देंगे माने सिकोड़ देना, कई बार ऐंठ देना, तो इसी को बोलते हैं मरोड़ टोपी। क्या बोलते हैं, मरोड़ टोपी। और उस मरोड़ टोपी से तार को लाकर, अब ये कौन सा तार होता है, फास्फर ब्रांच की पत्ती होती है। ठीक है, उस पत्ती को लाने के बाद एक समतल दर्पण लगाया जाता है, एक मिरर। बहुत लोग इसमें अवतल दर्पण भी लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा दर्पण लगाना चाहिए, समतल दर्पण लगाना चाहिए। ठीक है, और लगाने के बाद यहाँ पर पहले एक कच्चे लोहे की क्रोड रखनी चाहिए, कच्चा लोहा जिसे कहते हैं। उस क्रोड को रखने के बाद उसके ऊपर एक एल्युमिनियम की फ्रेम लगानी चाहिए, एल्युमिनियम की फ्रेम, आयताकार एक एल्युमिनियम की फ्रेम लगा दीजिए। और लगाने के बाद उसके ऊपर तांबे के महीन तार के कई फेरे लपेट देने चाहिए। तो जब तांबे के कई फेरे लपेट देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा तो इस पे बल आघूर्ण ज्यादा लगेगा, जिसके सिद्धांत पर ये कार्य करता है। निलंबित कुंडली किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल आघूर्ण जितना ज्यादा उतना तेज ये घूमेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें तांबे के पतले तारों कई फेरे लपेट देते हैं। लपेटने के बाद इसके बाद ये तैयार हो जाता है एक आयताकार कुंडली, ठीक, क्वाइल। ठीक, अब उस कुंडली में हम लोग क्या करते हैं, उसको ला करके नीचे स्प्रिंग के नुमा बना देते हैं और स्प्रिंग जोड़कर यहाँ पेज T2 से कस देते हैं, जिससे जब ऐंठन हो तो ये स्प्रिंग खूब तेजी से ऐंठ जाए। उसके बाद जब ये ऐंठन हो जाएगी तो ऐंठन के बाद ये ऑटोमेटिक जब छूटेगी तो ये अपने आप पुनः अपनी अवस्था में जाने लगेगी। तो हम एक लैंप लेकर के इस रीडिंग को नोट कर लेंगे कितनी बार ये घूम रहा है। ठीक है, उसी की संख्या आपका निलंबित कुंडली धारामापी की जांच करता है। ठीक है, तो निलंबित कुंडली धारामापी क्या है आप समझ गए, ये एक प्रकार का ऐसा यंत्र है, ये भी एक चल कुंडली धारामापी है। इसमें आपको पता है धारामापी का ही ये प्रकार है, जो धारामापी अपने यहाँ है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, जो धारा की संसूचना करता है। ये धारामापी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है चल कुंडल धारामापी, चल कुंडली धारामापी, और एक होता है चल चुंबक धारामापी, चल चुंबक धारामापी। तो ये जो चल कुंडली धारामापी होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं निलंबित कुंडली धारामापी, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, और एक होता है कीलकित कुंडली धारामापी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कीलकित कुंडली धारामापी को हम लोग क्या कहते हैं,
इसको हम लोग कहते हैं पायोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो यही जो निलंबित कुंडली धारामापी है ये चल कुंडली धारामापी का प्रकार है। मतलब यह एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी तार में प्रवाहित होने वाली धारा की संग सूचना व्यक्त करता है। ठीक है, वही है धारामापी। इसमें चल मतलब मूविंग, कॉइल मतलब कुंडली, धारामापी ऐसा धारामापी जिसमें कुंडली मतलब कॉइल गतिमान हो, जिसमें कॉइल को मैग्नेट किया जाए, मतलब इसको घुमाया जाए, ये कांस्टेंट रहेगा। जिसमें चुंबक स्थिर रहता, मैग्नेट को घुमाया जाए, इस कॉइल को घुमाया जाता है, तो उसे हम लोग चल कुंडली धारामापी कहते हैं। और वही आपका निलंबित कुंडली धारामापी है। तो ऐसा धारामापी जिसमें चुंबक स्थिर हो लेकिन कुंडली गतिमान हो, तो उसके द्वारा उत्पन्न संसूचना या संकेत क्या कहलाता है? निलंबित कुंडली धारामापी कहलाता है। ठीक है, इसमें चुंबक को नहीं गतिमान कराया जाता, केवल किसको? केवल कॉइल को। ठीक है, अब इसमें जब ऐंठन आती है तो पुनः अपनी अवस्था में, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि जैसे करंट आती है इसके दौरान, तो यहाँ करंट और मैग्नेटिक इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होने के कारण इनके बीच में इस पर एक फोर्स लगता है, मतलब जिसको बल आघूर्ण कहते हैं, और ये घूमने लगता है, उतनी तेजी से घूमता है, इसमें ऐंठन भी उसी प्रकार से उत्पन्न हो जाती है। तो बल आघूर्ण को हम लोग लिखते भी हैं टाउ बराबर NIAB साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें n क्या है? n आपका इसमें फेरों की संख्या है, तांबे के कितने फेरे लगाए गए हैं। I आपका इसमें प्रवाहित धारा है, A क्या है? उसका क्षेत्रफल है, B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है जो उत्पन्न हुआ है, और साइन थीटा आपका कोण है, कितने एंगल पे घूम रहा है। ठीक है, तो ये आपका है। इसको हम लोग NIA के स्थान पे यम लिख सकते हैं, MB साइन थीटा, क्योंकि यम आपका क्या है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, तो यह आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक भी जानते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। अब हम बात करेंगे इसी प्रकार का सेम सिद्धांत भी वही, क्रियाविधि भी थोड़ा सा अंतर है, बस वो मीटर पैमाने पर वर्क करता है। उसका नाम है कीलकित कुंडली धारामापी, वो बनाकर दिखाते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए सेम प्रोसेस जैसे आपने निलंबित कुंडली धारामापी को देखा है, सेम वही चीज आपका कीलकित कुंडली धारामापी है, उसी के सिद्धांत पर वर्क करता है। वो भी आपका बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, और ये भी बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें क्या है? इसमें एक एल्युमिनियम का लंबा संकेतक लगा होता है और एक वृत्ताकार पैमाना होता है, और उसी पर ये घूमता है सुई। ठीक है, जब ये रोटेट करता है, ये बेलनाकार होता है, ठीक है ना, बेलनाकार क्रोड होता है। ठीक है, ये बेलनाकार क्रोड है, और ये जब घूमता है तो इसके लंबे संकेतक जो सुई लगे हैं एल्युमिनियम के, वो भी घूमते हैं इस वृत्ताकार पैमाने पर, जिसके अकॉर्डिंग हम रीडिंग को नोट कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों बगल में देख रहे हैं, ये अर्ध ध्रुव खंड का चुंबक होता है, जिसे घोड़ानाल चुंबक कहा जाता है। ये दोनों मैग्नेट क्या करते हैं? अंदर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, और इसके ऊपर एक एल्युमिनियम का फ्रेम और एक तांबे के महीन तारों को लपेटा गया होता है। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पर स्प्रिंग इस नुमे से लपेटे होते हैं, और यहाँ उल्टा स्प्रिंग लपेटे होते हैं, इसलिए क्योंकि एक तरफ अगर ऐठेगा तो एक तरफ खुलेगा। ठीक है, तो स्प्रिंग और एक कुंडली लगा दी, यहाँ पर तांबे के महीन तारों को लपेट दिया गया है, और इसके बाद दो चूल होते हैं, उन्हीं पर ये टिके होते हैं। चूल मतलब चूल्हा समझिए, अपने घरों का चूल्हा, वही समझिएगा। ठीक है, ये दोनों चूल्हों पर झूलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग जब इस पे करंट फ्लो करते हैं, इसमें T1 के द्वारा प्रवेश करता है, T2 के द्वारा निकलता है, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, जिसके कारण इस पर बल आघूर्ण लगता है और ये घूमने लगता है। ठीक है, और इसी के कारण ये लगा हुआ एल्युमिनियम का लंबा संकेतक अपने आप पूरे वृत्ताकार पैमाने पर घूमता है, और इसी से रीडिंग बता देता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, खासकर इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाए। चार्ट पेपर में इसी प्रकार का वीडियो फिगर बनाएंगे। ठीक है, चार्ट पेपर में। चलिए आगे आते हैं। चलिए ध्यान दें, जिस व्यक्ति को जिस स्टूडेंट को चार्ट पेपर में बनाने के लिए मिला है ट्रांसफार्मर, वो इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे और अपने चार्ट पेपर में ये तीनों फिगर आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि आप इसको बना के छोड़ देंगे, ये भी बनाना पड़ेगा, ये भी और ये भी, तीनों बना लीजिएगा, और उस चार्ट पेपर में अच्छे से पूरा अरेंजमेंट कीजिएगा कि चारों तरफ डिस्टेंस सेम हो। ठीक, इन तीनों को बनाने के बाद
अब इसके बारे में हम बताते हैं कैसे एग्जामिनर लोग इस पे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज जैसे आप लेकर जाएंगे, दिखाएंगे चार्ट पेपर, देखेंगे, वो तुरंत आपसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर को हम लोग परिणामित्र भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये वोल्टेज की सप्लाई करता है। दूर तक का अगर करंट को पहुंचाना है तो वही कार्य करता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, वोल्टेज को कम या ज्यादा करने का कार्य ही ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है, अब वोल्टेज को कम या ज्यादा कौन करता है, ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर या परिणामित्र बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर परिणामित्र। अगर हम बात करें इसमें, तो इस ट्रांसफार्मर में दो कंडीशंस है। ट्रांसफार्मर आपका वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, तो सीधी बात है कि अगर हम बात करें तो अगर हमें यहाँ से कलकत्ता करंट भेजना है तो हम कैसे भेजेंगे, तो आप वोल्टेज को बढ़ाकर भेज सकते हैं। यदि आपने वोल्टेज को डाउन कर दिया तो आपका कलकत्ता करंट नहीं जाएगा, और यदि आपने वोल्टेज डाउन कर दिया तो नहीं जाएगा, और अप कर दिया तो कलकत्ता करंट पहुंच सकता है। वोल्टेज बढ़ाकर ही आप दूर तक करंट की सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाए कि वोल्टेज बढ़ाया जाए तब दूर तक भेज सकते हैं या करंट बढ़ाकर, तो आप बताएंगे वोल्टेज बढ़ाकर। ठीक है, वोल्टेज बढ़ा करके दूर तक की सप्लाई भेजी जा सकती है। ठीक है, अगर आपको करंट दूर भेजना है तो आप वोल्टेज को बढ़ा दीजिए। तो जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए आपको फिर एक ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, और वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वो करंट को, वोल्टेज को बढ़ाएगा, और वोल्टेज बढ़ाने वाला स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा। उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। वो वोल्टेज को इंक्रीज करता, बढ़ाता है। जैसे ये, जिसमें आप देखिए, अगर सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या ज्यादा है और प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या कम है, तो जिसमें फेरों की संख्या कम होती है उसमें तांबे के तार के मोटे मोटे तार लपेटे जाते हैं। ठीक है, इसमें तांबे के मोटे तार लपेटे गए हैं। ठीक है, तांबे के मोटे तार लपेटे गए हैं, जिसमें कम फेरे होते हैं, और जिसमें ज्यादा फेरे होते हैं उसमें पतले तार लपेटे जाते हैं तांबे के। ठीक है, तो यदि प्राथमिक में ज्यादा और प्राथमिक में कम और द्वितीयक में ज्यादा हो तो ये उच्चाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा, और यदि प्राथमिक में ज्यादा द्वितीयक में कम हो तो द्वितीयक अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाएगा, जिसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, और स्टेप डाउन घटाता है। जो हमारे गांव में लगा होता है, अक्सर करके आप देखे होंगे, हम लोग के गांव में एक लगता है जो 220 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, तो वो आपका क्या है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और जो इंक्रीज करता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे और आगे इसी टॉपिक पर। ट्रांसफार्मर लगा होता है वो हम लोग का गांव का ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, जो वोल्टेज को लो में बदलता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलता है। जो हम लोग के गांव में लगा होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और जो पावर हाउस पे लगा होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, उसे उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है और ये वोल्टेज को गांव वाला डिक्रीज करता है। ठीक है, 220 वोल्ट की सप्लाई देता है। कभी कभी ऑयल जो भरे जाते हैं अपने गाँव वाले में, छोटे में लगभग 50 लीटर तेल भरे जाते हैं। ठीक है, वो जो 50 लीटर तेल होता है वो कभी कभी अगर 140 डिग्री से अधिक टेम्परेचर हो जाता है तो चलता है, तो बहाव बनता है, अच्छे से कन्वर्ट करता है। कभी कभी ट्रांसफार्मर में 140 डिग्री से कम हो जाता है तो जानते हैं कि बहाव नहीं बनता, अर्थात अच्छे से जब नहीं बनता है ट्रांसफार्मर सही से 100% दक्षता किसी ट्रांसफार्मर की नहीं है कि 100 का 100% बदल दे। ठीक, कुछ ना कुछ तो कमी रहता ही है, 99% ही वो बदल पाता है। तो इसके लिए हम बात करें तो उसमें कभी कभी ऑयल की कमी हो जाती है, तो या कभी कभी शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ट्रांसफार्मर जल जाता है, तो तांबे की जो होती है वो हरे रंग में बदल जाती है। ठीक है, तो क्योंकि वो ब्लास्ट होता है, दब जाता है। ठीक है, जब ऑयल की कमी होती है, इसीलिए ट्रांसफार्मर एक और ऊपर बॉक्स छोटा सा बना के लगा दिया जाता है जिससे ऑयल कम हो तो उससे आ जाए, लेकिन सभी ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं किया जाता, इसीलिए खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं दो ट्रांसफार्मर, ये गांव में और ये पावर हाउस पे लगाए जाते हैं।
ट्रांसफार्मर का ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, पूरे लॉन्ग बड़े में भी आप देख सकते हैं कैसे होता है। ये तो मैंने अंदर का पार्ट बताया, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें फेरों की संख्या लपेटी जाती है। ये ट्रांसफार्मर जो है इनका रिपेयरिंग भी हो सकता है, ठीक है, रिपेयरिंग होता है इनका। तो हम लोग बात करेंगे इस ट्रांसफार्मर में क्या लगा होता है। इसमें एक पतली क्रोड लगे होते हैं जो एक के ऊपर इंसुलेटर लगा करके फिर दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, ऐसे लपेटे गए होते हैं जो फेरों की काम करते हैं, फेरों की संख्या का काम करते हैं, ठीक है। लोहे की पतली पतली रोड होती है, ठीक है, उसी को लगाया जाता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लेकिन वो शॉर्ट सर्किट की संभावना नहीं होती, ठीक। और उसमें तार भरा जाता है जिससे ताम्र हानि कम हो, ठीक है, तो शैथिल्य हानि ये सब ना हो। अगर ये सब होगा तो परेशानी बढ़ सकती है, ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। तो आपको ट्रांसफार्मर समझ में आया होगा ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को कम या ज्यादा करके दूसरी जगहों पर पहुंचाता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार, दो प्रकार, कौन कौन, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ऊंचाई और अपचाई, ठीक है। स्टेप डाउन अपने गांव में, स्टेप अप पावर हाउस पे, ठीक है। जो हाई वोल्टेज को लो में बदले तो क्या करता है वो अपचाई, और लो को हाई में बदले ऊंचाई, ठीक है। अब बात करेंगे कि ये ट्रांसफार्मर के खोजकर्ता कौन है। तो खोजकर्ता यहाँ सन 1885 में तीन वैज्ञानिक, तीनों इंजीनियर थे, उन्होंने ही इसकी खोज की थी। अमेरिकी लोग खिलौने के रूप में जेपोब्रिक्स नाम से एक प्रयोग करते थे, ठीक है, उसी से ये आया है। और हम लोग ये जानते हैं कि तीन वैज्ञानिक थे जिसका नाम हैंगेरियन, ऑटोग्लाथी, कैलोरी जीपर और मिक्स, ऐसे करके तीन वैज्ञानिक इन्होंने डिस्कवरी किया। लेकिन जनक जो माने जाते हैं केवल दो, ऑटोग्लाथी और कैलोरी जीपर, ठीक, ये ट्रांसफार्मर के जनक माने जाते हैं। क्लियर। अगर हम लोग बात करें इस ट्रांसफार्मर में, आप सभी को समझ में आ गया क्या है, और इससे रिलेटेड थोड़ा सा और अंदर पढ़ लिख के जाइएगा। किसके सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है। तो आप जानते हैं अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक कॉइल में करंट देता हूं, एसी वोल्टेज देता हूं, दूसरे में ऑटोमेटिक करंट उत्पन्न हो जाती है, ठीक। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, क्योंकि एनर्जी आपने इसमें दिया और एनर्जी ट्रांसफर हो गई, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि क्या है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग, स्क्रीनशॉट फिगर बना लें। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, जिस छात्रों को पीएनपी ट्रांजिस्टर मिला है वो कैसे बनाएंगे। पीएनपी ट्रांजिस्टर का सेटअप कुछ ऐसा है, आप लोग को यदि पीएनपी दिया गया है चार्ट पेपर में बनाने के लिए, तो किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि पीएनपी में आपको ये फिगर बनाना है और ये बनाना है, ये सिंबल, ठीक है। अब आप देखिए ये प्रतीक है, ठीक है, जो सिंबल बोलते हैं, और ये है प्रोसेस, मतलब क्रियाविधि, वर्किंग, ठीक है। हम लोग अगर बात करें ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है क्या, तो सबसे पहले एक ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर क्या है, ये दो प्रकार में बांटा गया है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के हैं, एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन, जिसमें दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप लगा होता है, उसे दो पी टाइप और एक एन टाइप से मिलकर बना होता है, उसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। और जिसमें दो एन टाइप और एक पी टाइप से मिलकर बना होता है, उसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं, ठीक है। अब ये दोनों ट्रांजिस्टर के ही पार्ट है। अब ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ट्रांजिस्टर आप देखते हैं, देखे भी होंगे घर पे, जो पहले रेडियो आते थे उस सिस्टम में आता है, ठीक है। अब ये सिंबल है, उसमें इमीटर से करंट जाएगा और कलेक्टर की ओर जाएगा, ठीक है। कलेक्टर और बेस में, इन दोनों में फ्लो होता है, ठीक है। तो ये आपका सिंबल है, जो बेसिकली सिंबल है, ठीक। इसमें तीन पार्ट होते हैं, तीन पार्ट, एक आपका बेस होता है जिसको आधार कहते हैं, एक इमीटर होता है, एक कलेक्टर होता है, एक आधार, एक उत्सर्जक, एक संग्राहक, ठीक है। जिसमें पी टाइप में जो होता है, जैसे जो पी टाइप में होते हैं, पी टाइप में होल होता है, पी टाइप में होल होता है, होल का मतलब ऐसे खाली जगह होल होता है। और पी टाइप में बहुसंख्यक के रूप में होल होते हैं, अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक में बहुत ज्यादा मात्रा में होल होते हैं। और अल्पसंख्यक की बात करें तो अल्पसंख्यक इसमें कौन होता है, अल्पसंख्यक माने कम संख्या में, तो कम संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है, जो ऐसे बताते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को शो करता है, ठीक है। डॉट इलेक्ट्रॉन, ये होल। होल कब बनता है, जैसे आप अपने स्थान पे बैठे हुए अपना स्थान छोड़ के चले जाइए, आपका जगह खाली हो गया, वही होल है, वही पी टाइप है, ठीक है। तो इसमें आवेशवाहक का कार्य कौन करता है, पी टाइप में होल करता है, जो बहुसंख्यक के रूप में है, और अल्पसंख्यक के रूप में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यही चीज
अगर एन टाइप में पूछा जाए तो एन टाइप में बहुसंख्यक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बहुसंख्यक होते हैं, जबकि होल इसमें क्या होते हैं? अल्पसंख्यक होते हैं। ये कभी 2023 प्रश्न में भी आया था, 2023 पेपर में आया है कि पी और एन टाइप में कौन अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में होते हैं, तो यही इतना लिखना था, इसी में आपको नंबर मिल जाता। ठीक है, तो आप समझ गए होल क्या है, मतलब आपका जगह खाली हो जाए वही होल है। होल आवेशवाहक का काम किस में करते हैं? पी टाइप में। और इलेक्ट्रॉन किस में कार्य करते हैं? एन टाइप में, बहुसंख्यक का कार्य। ठीक है, और अल्पसंख्यक में कौन होता है? होल होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे पी टाइप में होल होते हैं, और पी टाइप में होल होंगे, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, लेकिन जैसे हम इसमें इस वाले सिरे को बैटरी के पॉजिटिव और इसको निगेटिव से जोड़ेंगे, वैसे इसके इमीटर को मतलब उत्सर्जक को बैटरी के धन सिरे से और कलेक्टर को ला करके ऋण सिरे से जोड़ देते हैं, तो ये अग्र अभिनत हो जाएगा और ये पश्च अभिनत हो जाएगा, मतलब उत्क्रम अभिनत। इसे बोलते हैं अग्र अभिनत मतलब फॉरवर्ड बायस, और इसको बोलते हैं उत्क्रम अभिनत मतलब रिवर्स बायस्ड। तो ये क्या होगा? अग्रगामी और ये पश्चगामी, मतलब ये अग्र अभिनत ये पश्च अभिनत। ठीक है, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ठीक है, तो जब ये प्लस से जुड़ेगा और ये माइनस से, तो इस तरह का प्रोसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये भी ईबी का मतलब क्या हो गया? ई का मतलब ये पहले इमीटर से जुड़ा है और इधर से बेस से जुड़ा है, तो ई और बी, ई इधर है बी इधर है, ई और बी से जुड़ा, मतलब कि ई माने इमीटर, बी माने बेस और बी वी मतलब वोल्टेज, तो क्या बना? उत्सर्जक आधार वोल्टेज। ठीक है, ऐसे ये भी है, कलेक्टर बेस मतलब सी से जुड़ा है और बी से जुड़ा है, तो क्या बोलेंगे? वीसीबी। इसका नाम क्या है? कलेक्टर बेस वोल्टेज। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग संग्राहक, उसके बाद आधार वोल्टेज। ठीक है, ये उत्क्रम अभिनत है और ये अग्र अभिनत है। ठीक है, अब इसमें क्या होंगे? कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो एन टाइप में होंगे वो इसमें चले आएंगे। जब इसमें चले आएंगे तो आप देखेंगे 98% पी टाइप के होल जो है वो इसमें चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कुछ इसमें चले आएंगे, क्योंकि आपको पता है जब करंट ऐसे जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आता है, जस्ट विपरीत। अगर इलेक्ट्रॉन ए टू बी जाएगा तो धारा बी टू ए आएगी। ठीक है, तो अगर धारा ऐसे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो जब इधर आने लगे तो पी टाइप उधर जाने लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आवेश वाहक का कार्य कौन किया? पी टाइप। ठीक, तो इसमें दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप लगा हुआ है जो पतला और क्या है? इन दोनों के बीच में दबा हुआ है। ठीक है, और इससे आधार धारा जोड़ देते हैं। ठीक है, या आधार धारा है आई बी। ठीक है, बेस करंट, करंट को आई से, बी से बेस। ठीक, आई का मतलब इमीटर करंट, आई सी का मतलब कलेक्टर करंट। ठीक, पी टाइप में होल और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, 98% होल उसमें चले जाते हैं पी टाइप में। ठीक है, वही आवेश वाहक का कार्य करते हैं और इलेक्ट्रॉन इधर चले जाते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में, ये सिंबल है। ठीक, तो आपको ये फिगर बनाना है चार्ट पेपर में, यदि आपको पीएनपी मिला है तो, और अगर एनपीएन मिला तो वो भी बताते हैं। चलिए इसको समझ लिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसमें आपको लगा है जो दो एन टाइप और एक पी टाइप से मिलकर बना होता है उसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं, जिसमें दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप दब करके बना होता है। ठीक है, जिसे हम आधार से जोड़ देते हैं, इसे आधार धारा कहते हैं। और इधर एक मैंने सेल लगाया जो प्लस माइनस प्लस, और एक ये है वीसीबी। ठीक है, अब इसको मैंने लगा दिया। एन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन में बहुसंख्यक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी टाइप में बहुसंख्यक होल होते हैं, जिसमें होल आवेश वाहक का कार्य करते हैं पी टाइप में, और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन करते हैं। देख रहे हैं आप कि होल और ये दोनों आपस में क्रिया करके कुछ निष्क्रिय हो जाते होंगे, जबकि 98% लगभग क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ही बहुसंख्यक का कार्य करते हैं। और होल या कोटर जो है, चाहे होल बोले या कोटर, वो आवेश वाहक का बहुत कम कार्य करते हैं, इसीलिए वो जो आपके हैं वो बहुत कम, लगभग 2% होंगे। ठीक है, जो एक दूसरे से मिक्स करके न्यूट्रल बनाते हैं। तो ये जो पी टाइप और एन टाइप देखते हैं, इसमें अल्पसंख्यक में होल या कोटर, और इसमें आपका एनपीएन में इसमें बहुसंख्यक में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और ये इसका सिंबल है, इसमें अपोजिट जा रहा है, देख रहे होंगे ये उल्टा हो गया। पहले वाले में यहाँ प्लस यहाँ माइनस था, या माइनस यहाँ प्लस हो गया, या माइनस यहाँ प्लस हो गया, ठीक है, उल्टा हो गया। अब इमीटर को माइनस से और इसको संग्राहक को मैंने किससे जोड़ दिया? प्लस से जोड़ दिया, उल्टा कर दिया। तो इस तरह के प्रोसेस देखने को मिलेगा। इसमें आवेश वाहक का कार्य कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसका मतलब क्या हो गया?
कि जो इमीटर करंट होता है वो बेस करंट के मतलब आधार धारा के करंट के और प्लस कलेक्टर करंट दोनों की इक्वल के क्या होता है, बराबर होता है। अगर मैं दोनों का ऐड कर दूं तब इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लगा सकते हैं फार्मूला। क्लियर? तो आप सभी का जितना प्रयोगात्मक क्वेश्चन पूछने वाला था मैंने सब बना दिया, जो चार्ट पेपर में आपको बनाना है इतने में से बना कर जाइए। और एक टॉपिक, अगर यदि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, एक टॉपिक कोई भी अच्छे से तैयार करके जाइएगा। आपका और मेरा पूरा विश्वास है कि पूरा में पूरा नंबर आपको मिलेगा। कुछ नंबर कर सकते हैं, 1-2 नंबर का मैं नहीं कह सकता, लेकिन कंप्लीट नंबर मिलने का चांस है जिस तरीके से बताया हूँ। ठीक है, और आप भी इस टॉपिक पे गहन अध्ययन करके जाइए। क्लियर? और यदि वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, आप लोग को लगा हो कि मैंने अपना पूरा मेहनत किया है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।